Good evening, students. Firstly, I want to inform you today that you will miss today's very important class of SST, and I think that the school administrations have not to inform you. And today, I want to inform you that today's I have finished the topics as the histories, complete Indo-China movement, and map working, and also I have completed first half of lesson geography of second. And those students who have not continued this class, don't worry. And today's now I am going to complete a lecture of your topic new other ways of becoming modern, जापान एंड चाइना। तो जिन बच्चों को हिंदी समझने में इंग्लिश समझने में समस्या है तो उनके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज मैं आपकी हिस्ट्री का नया टॉपिक का लेक्चर चालू कर रहा हूं, जिसका आपका लेसन है इंडो चाइना मूवमेंट, एंड हेडिंग्स है आपका अदर वेज ऑफ बिकमिंग मॉडर्न, इंडिया एंड जापान अदरवाइज सॉरी जापान एंड चाइना। तो जिन बच्चों ने क्लास नहीं किया है तो घबराएं नहीं, प्रतिदिन आपको एक वीडियो लेक्चर यहाँ पे मिलता रहेगा। तो चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं। जो भी टफ वर्ड्स मीनिंग है वो आपको यथा समय पर उपलब्ध करा दी जाएंगे, ठीक है, सेंटेंस टू सेंटेंस। तो फर्स्ट ऑफ स्टार्ट कर दें। अदर वियतनामीज नेशनलिस्ट हैड अ क्लोज रिलेशनशिप विद जापान एंड चाइना। अर्थात जो वियतनाम के राष्ट्रवादी समूह थे, राष्ट्रवादी क्रांतिकारी लोग थे, उनका अपना एक विशेष संबंध था जापान और चाइना के द्वारा। क्योंकि जो फ्रांसीसियों ने वियतनाम पर शासन किया था, उनका जो उपनिवेशिक शासन था उस पर वो एक कब्जा जमाना चाहते थे और राष्ट्रवादियों को देश से बाहर निकालने का काम करते थे, क्योंकि वो उनके खिलाफ प्रखर विरोधी होते थे और ऐसे शरणार्थी जापान और चाइना में जाकर के शरण लिया करते थे। तो आगे कह रहे दे provincial, they provided model for those looking to change, a refuge for those who were escaping French police। और ऐसे क्रांतिकारी लोग जो कि फ्रांसीसी पुलिस से अपने आप को बचाते हुए फिरते थे या बचाने का प्रयास करते थे, ऐसे फ्रांसीसी लोग अपने लिए जापान और चाइना में जा कर के अपनी शरण लेते थे, अपने आप को बचाने का कार्य करते थे। और ऐसे देश को भी बहुत फ़ायदा होता था उनसे, इसके लिए वो उन्हें आसानी से शरण उपलब्ध कराते थे। शरण मीन्स के एक शेल्टर वर्ड्स का प्रयोग होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, इसे आप आसानी से समझने का प्रयास करें। एंड अ लोकेशन वेयर अ वाइडर एशियन नेटवर्क ऑफ रिवोल्यूशनरीज। और तो जापान और चीन थे वियतनामी क्रांतिकारियों के लिए एक बड़ा नेटवर्क साबित हुए। इसके लिए उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन आगे हम अर्लियर चैप्टर्स में, अर्लियर हेडिंग्स में देखेंगे कि वियतनामी क्रांतिकारियों को जापान में भी बहुत सारे प्रतिरोधों का सामना करना पड़ा। न केवल जापान में बहुत सारे प्रतिरोध, बल्कि जापान की एक टाइम में तो ऐसा भी हुआ कि जापान की गृह मंत्रालय द्वारा वियतनामी क्रांतिकारियों पर, यानी जो स्टूडेंट्स, लगभग 300 स्टूडेंट्स का एक ट्रुप्स वहाँ पर पहुँचा था, उस पर आरोप लगाया कि आप यहाँ पर जो है हमारे देश में अराजकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं, और फिर उन्हें जो है बाहर वहाँ से निकाल दिया। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसी संदर्भ में। दिस रेजिस्टेंस ऑफ इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। लगभग 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, लगभग 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में अ गो ईस्ट मूवमेंट, अर्थात पूर्व की ओर चल, मूवमेंट मीन्स होता है आंदोलन, गो टू इन मीन्स टू मूवर्ड्स फॉर द मूवमेंट टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़। तो पूर्व की ओर चलो आंदोलन बहुत ही प्रसिद्ध रहा, क्योंकि पूर्व की मतलब था जैसे जापान। आप देखेंगे ईस्ट एशिया लोकेशन पड़ता है। हमने एक प्रसिद्ध घटना के बारे में सुना होगा, एक करंट इंटरनेशनल टॉपिक है आपका, जिस पर कि अभी अमेरिका के बमवर्षक जहाज़ों ने भी काफ़ी मिलिट्री ट्रेनिंग की वहाँ पर, जैसे कि हम साउथ चाइना सी लोकेशंस के साथ नाम से जानते हैं। तो इन 1907 and 8 some 300 Vietnamese student went to Japan to acquire modern education। लगभग 1907 और 8 के वर्षों के दौरान लगभग 300 विद्यार्थी, वियतनाम के लगभग 300 विद्यार्थियों का एक ग्रुप से, कह सकते हैं एक ग्रुप, जापान में आधुनिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए, आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहुंचा। और जैसा कि आप ऑलरेडी देखेंगे जापान में, चूँकि जापान एशिया का सबसे मॉडर्नाइज, कैसा डेवलप्ड कंट्री था, और ना केवल इसने अपनी टेक्नोलॉजी के सहारे अपने
टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया, बल्कि रसिया के साथ हुई युद्ध में अपनी सैनिक शक्ति को भी प्रभावित करने का कार्य किया, अर्थात इसने अपनी सैनिक शक्ति का लोहा मनवाया। तो आगे हम देखते हैं इसी संदर्भ में, फॉर मैनी ऑफ देम द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वॉज टू ड्राइव आउट द फ्रेंच फॉर वियतनाम ओवर थ्रू द पपेट। पपेट मीन्स होता है यहाँ पर कठपुतली सरकार। कठपुतली सरकार का मतलब होता है जैसे किसी और के द्वारा शासन कोई और चलाए, ठीक है, और शासन में कोई और बैठा हो। जैसे उदाहरण के लिए हम कांग्रेस की सरकार को देखते हैं, जैसे उस टाइम में मनमोहन सिंह जी का था, तो काफ़ी चर्चा में ये रहा भी, आप लोगों ने देखा होगा किस तरह का शासनकाल है। हालांकि हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे यहाँ पे। तो मनमोहन सिंह जो सरकार कह सकते, कांग्रेस सरकार, उस समय कठपुतली सरकार कह सकते हैं, क्योंकि ये मुद्दे काफ़ी उस समय चर्चा में भी रहे। तो आगे हम टॉपिक उन्हें रखेंगे। तो ड्राइव आउट द फ्रेंच फ्रॉम द वियतनाम, इसका मतलब ऐसे राष्ट्रवादी जो फ्रांसीसियों से चढ़ने वाले जो वियतनामी क्रांतिकारी थे, उसमें सबसे ज़्यादा जो युवा थे, युवा वियतनामी, वो उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित थे और वियतनामी शासन से फ्रांसीसी सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे। आगे देखते हैं क्षेत्र में, overthrew the puppet emperor and established the न्यूगेन डायनेस्टी that had been deposed the French। और फिर से वो न्यूगेन राजवंश की स्थापना करना चाहते थे, जिसको कि फ्रांसीसियों ने, आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले अन्नाम और टोंकिन अन्नाम पर सबसे पहले शासन किया, आपको पता होगा, और हमने आपको एक्सप्लेन किया था उस टाइम पर। तो इन्होंने तो न्यूगेन राजवंश को पुनर्स्थापित करना चाहते थे, जिसको फ्रांसीसियों ने अपदस्थ करके वियतनामी सत्ता स्थापित की थी, ये सत्ता हासिल की थी। तो हमें आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स, आपके आने वाले अगले क्वेश्चंस को इसमें रिबुल्ड किया जाएगा, और आगे से जो भी वीडियोस अपलोडेड होंगे उसमें और भी आशा करते हैं कि आपकी जो भी समस्या है उनका पूर्ण रूप से निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, घबराएं नहीं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको केवल सब्सक्राइब करना है आपको, और यहाँ पर आपको न्यू वीडियोस आपको डेली आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो देखिए आगे, दे अपील टू द जापानीज एज फॉलोज, एशियंस जापान हैड मॉडर्नाइज इटसेल्फ एंड रेसिस्ट कॉलोनिज्म। अर्थात जैसा कि हमने आपको बताया कि जापान पूर्वी शक्तियों अर्थात तो पश्चिमी शक्तियों के उपनिवेशवाद से चढ़ा हुआ था, और वो ये चाहता था कि ईस्ट एशिया पर जितने भी देश हैं उस पर शासन स्थापित कर लिया जाए। तो इसके लिए उसने क्या किया, उसने रूस के साथ युद्ध किया और अपनी सैनिक शक्ति को बनवाया। तो वही कह रहे हैं, जापान हैड मॉडर्नाइज इटसेल्फ, अर्थात जापान अपने आप को मॉडर्नाइज कर चुका था, अपने आप को विकसित कर चुका था, अर्थात जापान आधुनिकीकरण के रास्ते पर बहुत आगे जा चुका था। इटसेल्फ एंड हैड रेजिस्ट कॉलोनाइजेशन बाय द वेस्ट, और वहाँ के नागरिक या वहाँ की सेना पश्चिमी उपनिवेशों का विरोध करती थी, अर्थात उन विचारों से सहमत नहीं। बिसाइड इट्स विक्ट्री ओवर रशिया 97, और 1907 में रसिया की अर्थात 1907 में जापान की रसिया पर विजय ने इस चीज़ को ये सिद्ध कर दिया, अर्थात कि हमारी मिलिट्री शक्ति एशिया में सर्वोच्च, न केवल एशिया बल्कि विश्व में सर्वोच्च है। और आपने देखा भी होगा कि जापान ने प्रथम विश्व द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया, लेकिन अमेरिका के द्वारा चूँकि 1945 के आसपास हिरोशिमा एवं नागासाकी पर परमाणु बम एटॉमिक वेपन्स गिराने के बाद B-52 के द्वारा गिराया गया था, और बम का नाम था लिटिल बम। तो आगे देखते हैं, मिलिट्री कैपेबिलिटीज में होता है क्षमताएं। वियतनामीज स्टूडेंट एस्टेब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ द रिस्टोरेशन सोसाइटी, अर्थात वियतनामी स्टूडेंट्स ने जापान में एक नई दल जिसका नाम था रिस्टोरेशन सोसाइटी की स्थापना की टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो में। बट आफ्टर 90 द जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर क्लेम्ड डाउन ऑन देम, अर्थात जापान के गृह मंत्रालय ने, जैसा कि हमने आपसे चर्चा किया था कि जापान के गृह मंत्रालय ने उन पर, जापानी विद्यार्थियों पर आरोप लगाया कि आप हमारे देश में अराजकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। एंड मैनी इंक्लूडिंग थैन बाओ छाओ के नेतृत्व में बर डिपोर्टेड एंड फोर्स्ड टू सीक एक्साइल, अर्थात उन दाओफान छाओ के नेतृत्व में विद्यार्थियों को जापान से बाहर निकाल दिया गया। एंड एक्साइल मीन्स होता है देश निकाला देना या बाहर निकालना। एंड चाइना एंड थाईलैंड, और फिर उन जापानी विद्यार्थियों को, गलत है, यहाँ पर वियतनामी विद्यार्थियों को चाइना और थाईलैंड में जाकर की शरण लेनी पड़ी। आगे जो भी हैं वर्ड्स आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको वर्ड मीनिंग प्रॉब्लम है, वैसे आप चाहें तो पास में डिक्शनरी रख के आप देख सकते हैं। यदि आपको फ्री प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन के लिए आप डिस्कस कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, डेवलपमेंट एंड चाइना एंड इंस्पायर्ड वियतनामीज नेशनलिस्ट इन
11। अर्थात जो चाइना में जापान चाइनीज़ थे वो वियतनाम की सुधार जो कि 1911 में हुआ था, जो समाज सुधार से का प्रश्न हो, वो चाहे फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर फिजिकल कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट का की बात हो, उसको बहुत अच्छे से रिबुल्ड किया गया 1911 में। द लॉन्ग इस्टेब्लिश्ड मोनार्ची इन चाइना वॉज ओवरथ्रोन। और चाइना में जो कि राजतंत्र काफ़ी लंबी समय से शासन करता आ रहा था, चाइना वॉज ओवरथ्रोन। ओवरथ्रोन इशू था उखाड़ के फेंक देना किसी चीज़ को, दैट्स एस्टैब्लिश्ड इन पॉलिटिकल कंडीशंस दे मे हैव टू बी गेट आउट द इन रूल्स और द रिजम्स। रूल्स का एक सिनोनिम्स होता है रिजम, उस वर्ड्स को यूज़ किया जाता है यहाँ पर, आप डिक्शनरी चेक कर सकते हैं। वियतनामीज स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप चाइनाज वॉज ओवरथ्रोन बाय अ पॉपुलर मूवमेंट अंडर सन यात सेन। एक और लंबे समय से चले आ रहे चीनी राजतंत्र के शासन के खिलाफ सन यात सेन के नेतृत्व में एक आंदोलन चला, जिसके द्वारा कि चाइना में रिपब्लिक की स्थापना की गई सन यात सेन के नेतृत्व में। इंस्पायर्ड बाय दीज डेवलपमेंट्स, क्योंकि यह जापान या वियतनाम में फ्रांसीसियों के द्वारा किए जा रहे, मैकोंग डेल्टा में आपको पढ़ाया था कि काफ़ी फर्टल मैकोंग रिवर डेल्टा इज़ अ फर्टल प्लेन्स एंड वेयर द फ्रांसीसीज डेवलप द मैनी द पोर्ट्स एंड द लैंड विसेस। एंड आगे देखिए, वियतनामीज स्टूडेंट ऑर्गेनाइज द एसोसिएशन फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ वियतनाम। अर्थात वियतनाम विद्यार्थियों ने एक एसोसिएशन की स्थापना की, जिससे कि वियतनाम की स्वतंत्रता है उसको प्राप्त किया जा सके। एंड फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ वियतनाम क्वीन फो हुई, उस पार्टी का नाम था वियत नैम क्वान हुई। एंड नाउ द नेचर ऑफ द एंटी फ्रेंच इंडिपेंडेंस मूवमेंट चेंज। और इसके द्वारा वियतनाम में फ्रांसीसी क्रियाकलाप में अर्थात क्रांतिकारी गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई। और उसके बाद क्या हुआ, चेंज द ऑब्जेक्टिव वाज नो लॉन्गर टू सेट अप कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्च बट अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्च एक लंबे समय तक नहीं चला, जैसा कि हमने आपको लेसन्स की इंट्रोडक्शन क्लास में इंफॉर्मेशन किया था क्लास में, कि आपका वियतनाम में फिर से लगभग 1945 में औपचारिक रूप से इसको स्वतंत्रता मिल चुकी थी, लेकिन फॉर अ लगभग लॉन्ग ड्यूरेशन इसको स्ट्रगल करना पड़ा एक एज आ डेमोक्रेटिक वियतनाम रिपब्लिक के लिए। तो सेम वही बात बता रहे हैं कि ये जो मोनार्ची फांदाओ के नेतृत्व में चला, ये ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया। कह रहे हैं बट अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लेकिन अंतिम रूप से एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में सफलता मिली, जैसा कि आपने इंट्रोडक्टरी क्लास में पढ़ा है। शोन हाउ एवर द एंटी इम्पीरियल मूवमेंट्स इन वियतनाम अंडर अ न्यू टाइप ऑफ लीडरशिप। और जल्द ही इस बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियों को जिसको कि फ्रांसीसियों द्वारा कुचल दिया गया, इस बात से ये निश्चित हो गया कि दैट एंटी इम्पीरियल मूवमेंट अर्थात साम्राज्यवाद के खिलाफ या उपनिवेशवाद के खिलाफ जो आंदोलन है, उसको एक नए नेतृत्व की आवश्यकता है। इस वीडियो लेक्चर को मैं ही फिनिश करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपकी जो भी समस्या है, क्वेरीज हैं, आप समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि वीडियो को संक्षेप में समझाने का प्रयास किया गया। फॉर योर हेल्प एनीबडीज यू हैव टू कॉन्टैक्ट द स्कूल कैंपस फॉर एनी। ओके, गुड नाइट एंड हैव अ नाइस डे। आप सो जाए और शुभ रात्रि।